चलिए करते हैं शुरू। हाँ जी, शुरू करो। कल हमने बात की अंतरदशाओं को कैसे रीड करते हैं, अंतरदशाओं को कैसे पढ़ा जाता है। ओके। सबसे पहले हमें ये पता हो कि जो अंतरदशा है वो किसी योग के अंदर है। कोई राजयोग है, धन योग है, या किसी बुरे ग्रह के साथ है, बुरे घरों के स्वामी के साथ है। जब किसी राजयोग कार की महादशा आती है और उस महादशा के अंतर्गत जो अंतरदशाएं आती हैं, वो अंतरदशाएं कौन सी शुभ होगी कौन सी अशुभ होगी। ऐसा नहीं है कि जो राजयोग कारक की जो दशा है वो पूरे कार्यकाल में उसको अच्छा ही देके जाएगी, या किसी मार्केश की या मार्क भाव बैठे हुए ग्रह की जब अंतरदशा दशा होती है, उस अंतरदशा को कैसे फल मिलेंगे। वो जी। जो ग्रह है वो किस ग्रह के साथ उसकी युति है, दृष्टि है। जी। पराशर जी ने एक बुक है, लघु पराशरी। हम्म। लघु पराशरी के अंदर दशाओं को कैसे पढ़ा जाता है बड़े अच्छे से समझाया गया उसमें। उसमें राजयोग कारक ग्रह कैसे बनते हैं, यदि राजयोग कारक की दशा आती है वो उसका कितना फल उसको देकर जाएगी। राजयोग ब्लेमिश हो जाते हैं, मतलब कि वो खराब भी हो जाते हैं। हम्म। खराब कब होते हैं, जब राजयोग कारक ग्रह है जो वो किसी बुरे घरों के स्वामी के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे मेष लगन की कुंडली में, हम्म। मेष लगन की कुंडली में शनि है। शनि हम्म। 10th और 11th घरों के स्वामी हैं। ठीक है। और गुरु 9वें और 12वें घर के स्वामी हैं। यदि गुरु और शनि एक साथ बैठे हैं तो राजयोग बनता है। कहीं भी बैठे हो। कहीं भी बैठे हों, ओके। उस स्थिति में शनि साथ में एकादश भाव के स्वामी भी हुए, 11th लॉर्ड हम्म। हुए, तो हम्म। उस राजयोग के उसको वो फल नहीं मिलेगा जो मिलने चाहिए। मतलब फल तो मिलेंगे लेकिन पूर्णतः वो फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो साथ में 11वें घर का 11। स्वामी भी हो गया। ठीक है। केंद्र स्थान में 1, 4, 7 और 10, केंद्र में जो सबसे बली उत्तरोत्तर बली कहा गया है वो 10वां भाव है। हम्म। और त्रिकोण में पंचम और 9वां भाव है जो बलि बताई गई है। हम्म। उसी प्रकार जब हम दशाओं को रीड करेंगे, अंतरदशाओं हम्म। को पढ़ेंगे, उनकी टेक्निक बहुत सारी हैं। अब किस टेक्निक से हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अच्छी प्रिडिक्शन होती है, वो हमने अपने पे डिपेंड करती है हम किसको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मैंने आपको लिखवाया कि पहले दशा टेक्निक। यदि कोई ग्रह जैसे अपने घर से छठे, 8वें, 12वें घर में बैठा है, हम्म। कोई भी ग्रह अपने घर से छठे, 8वें या 12वें घर में बैठा है, जैसे जैसे एक कुंडली है, इस कुंडली में शुक्र है ये, हम्म।
शनि। मतलब फोर्थ जो हाउस इसके स्वामी शुक्र हैं। हाँ। शुक्र मान लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं। 11वें भाव, मतलब 9वें में। मान लीजिए शुक्र आपके फोर्थ घर के स्वामी चतुर्थ नवम भाव में है। नवम भाव हमारे भाग्य का है। चतुर्थ भाव जमीन का है, प्रॉपर्टी का है, मकान का है, वाहन का है, मानसिक सुख का है, अपने परिवार का, जहाँ रहते हैं। जी। चौथे का स्वामी नवम में चला गया, तो क्या कहते हैं भाई, चौथे का स्वामी नवम में चला गया। नवम स्थान अच्छा होता है, भाग्य का स्थान होता है। जी। इनको जमीन से, वाहन से, मकान से या किसी प्रॉपर्टी काम करते हैं उसमें भाग्य का सहारा मिलेगा। जी। ऐसे नॉर्मल बोला जाता है कि भाग्य का सहारा मिलता है, लेकिन उस अंतरदशा में उसको मानसिक परेशानियां हो रही, जमीन से संबंधित झगड़े चले हुए हैं, वाहन से बिल्कुल संबंधित बिल्कुल। समस्या चली हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शुक्र है अपने घर से 1 2 3 4 5 6 छठे भाव में। अपने घर से छठे में चला गया। छठा घर क्या होता है? कोर्ट केस का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है। हम्म। कोर्ट केस और लड़ाई झगड़े का बड़ा। होता है। तो हमने इन चीजों का ध्यान रखना है जी जी। यानी कि एकदम कोई भी ग्रह है, बिल्कुल जैसे मान लीजिए बिल्कुल। शुक्र यहाँ बैठे होते हैं, शुक्र यहाँ बैठे हैं 11वें में। 11वें घर में, अपने घर से 8वें स्थान पर 8वें चले में। गए। 7 8, 8। लेकिन क्या है, 11वां भाव लाभ का है, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होगी यदि कोई जमीन लेता है, हम्म। कोई मकान की इच्छा है, इनकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भी है, लाभ का भी है, आय का है। इनको आय कहाँ से होगी? चौथे स्थान से आय होगी। लेकिन ये अपने से अष्टम स्थान में भी है। आय तो होगी, इनकम तो होगी, लेकिन लड़ाई झगड़े होंगे, बड़ी मुश्किल से होंगे। कोई परेशानियां चीज, आएंगी। कोई चीज किसी को मिलती है, कोई भी चीज किसी को मिलती है, किसी को आसानी से मिल जाती है, किसी को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जी। तो मिलेगी, लेकिन संघर्षों से मिलेगी। दूसरी बात क्या आई कि शुक्र अपने राशि में बैठा है। हम्म। शुक्र अपने राशि में बैठा है। कोई भी ग्रह अपने घर में बैठा हो तो अच्छा फल देता है। हम्म। तो यहां पर क्या होगा कि उसको समस्याएं कम आएगी, को समस्याएं कम आएगी।
जब शुक्र की अंतर्दशा आती है, शुक्र मान लीजिए बैठे हैं इनके 11वें भाव में, 11वां भाव चौथे स्थान से 8वां स्थान हुआ। अष्टम क्या है? अष्टम परेशानियों का घर बताया गया, जो परेशानियां देता है अष्टम भाव देता है। तो इसीलिए इनको मकान सुख, मकान लाभ, वाहन लाभ तो होगा, लेकिन उसमें परेशानियां आएंगी। शुक्र अपने राशि में है तो परेशानियां उनकी कम हो जाएंगी। कम हो जाती है। ठीक है ना? तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप अंतर्दशा को रीड करें तो ये चेक करें कि वो जिस ग्रह की अंतर्दशा है, क्या वो अपने घर से, अपना घर जहां का वो स्वामी है, उस से वो कितने दूर बैठा है, छठे घर में है, 8वें में या 12वें में। जैसे देखो, ये कल हमारी बात हुई थी कुंडली के बारे में, जो मैडम ने बताई थी कुंडली, उन्होंने बताया कि भाव चलित कुंडली के बारे में उनको बताया भाई भाव चलित कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। ये जो अंक लिखे हुए हैं, इन अंकों को राशि बोलते हैं। जो इसमें अंक लिखे हुए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये राशियां हैं। घर तो यही है, पहला घर यही रहेगा। ठीक है? सुनील जी कैसे हैं? बढ़िया सर, जय श्री राम। जय सिया राम जी। देखो, मैंने कल लिखाया था आप लोगों को, कोई भी ग्रह अपने घर से छठे, 8वें या 12वें बैठा है, कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह अपने घर से छठे, 8वें या 12वें बैठा है, तो उसकी अंतर्दशा में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि शुभ ग्रह साथ में है, यदि शुभ ग्रह साथ में है, तो परेशानियां कम हो जाएंगी। कम होंगे। या अपनी राशि में बैठा है, अपनी उच्च राशि में बैठा है। आज मैं आपको एक और बताता हूं। जैसे कल हमारी बात हुई त्रिशडाय 3, 6 और 11, तीसरा, छठा और 11वां भाव, इनको बोलते हैं त्रिशडाय। दूसरा और 7वां इनको बोलते हैं मार्क भाव। दूसरे और 7वें में से जो प्रबल है, जो बलवान मार्क भाव है, वो 7वां है, वो 7वां है। ये इससे कम है, सेकंड हाउस इससे कम है। तो सातवां जैसे मार्केट भी हो गया और मान लो केंद्र भी हो गया, यानी कि केंद्र अच्छा भी माना जाता है और हाँ, मार्केट भी हो लेकिन गया। जब हम ग्रहों को रीड करेंगे तो हम इसको मार्क में लेंगे। जब राजयोग में, जब राजयोग में गिनेंगे उसको केंद्र में लेंगे। अच्छा। यदि हम केंद्र, अब यदि हम पढ़ रहे हैं राजयोग को, तो हम इसको केंद्र के रूप में यूज करेंगे। अगर हम तब पढ़ रहे हैं अच्छा। इसको वैसे ही घरों के उसमें, तो उसको मार्क भाव लेंगे। मार्क भाव कैसे हुआ? अष्टम और सेकंड को मार्क भाव क्यों कहा जाता है? जो अष्टम, वो आयु का है। अष्टम भाव क्या है? आयु का है। और अष्टम से 12वां कौन सा हुआ? 7वां हाउस। अष्टम से 12वां 7वां हाउस हुआ, यानी कि आयु का व्यय हुआ, आयु का
व्यय हुआ। और जो पराशरी ज्योतिष है उसके अंदर भवत भवम एक ये सूत्र है। भवत भवम, भवत भवम यानी कि जो भाव है उससे उतना ही आगे भाव। जैसे अष्टम है, अष्टम से अष्टम कौन सा हुआ? थर्ड हाउस हुआ। आठवें से आठवां थर्ड हाउस, क्योंकि ये सेकंड हाउस सातवां है और इससे आठवां अष्टम हुआ। जैसे कुछ अष्टम से अष्टम अष्टम से से भी अष्टम, बुरा होता होगा ये। हाँ थर्ड अष्टम हाउस से हुआ। भी जैसे बुरा होता होगा थर्ड हाउस। हाँ जी, अष्टम से भी बुरा हुआ है फिर तो तीसरा हुआ। जैसे अष्टम आयु का है, वैसे थर्ड हाउस भी हम उसको आयु का ही मानते हैं। ठीक है। थर्ड हाउस को भी आयु का मानते हैं। तो थर्ड हाउस से 12वां कौन सा हुआ? थर्ड से 12वां उसका सेकंड हुआ। तो इसीलिए सेकंड हाउस को और सप्तम हाउस को मार्क भाव कहा गया है। मार्क भाव कहा गया है। एक आप लोगों ने सुना होगा भादकेश। बाधक, एक बाधक शब्द होता है। बाधक क्या होते हैं? किसी भी कार्य में बाधा डालने वाला। उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल। कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में जो बाधा डालता है उसको बाधकेश बोलते हैं। ठीक है। तो बाधकेश कौन सा घर होता है, कौन से घर का स्वामी होता है? यदि चर लगन हो, चर राशियां कौन सी हैं? चर राशियां हैं 1, मेष 4, 7 और 10। 10। मेष, कर्क, तुला और मकर। यदि लगन में, लगन कौन सा? पहले घर में। यदि लगन में चर राशि हो, वो 4 हो सकती है, चौथी राशि हो सकती है, 7वीं हो सकती है, जी। पहली हो सकती है और 10वीं हो सकती है। इनमें से कोई एक यदि लगन में हो तो उस समय, उस कंडीशन में बाधक भाव कौन सा बनेगा? 11वां भाव बनेगा। यदि लगन में चर राशि हो, लगन में चर राशि हो, चर राशियां 4 होती हैं, 1, 4, 7, 10। यदि इनमें जैसे से कुंड कोई एक राशि का लगन हो, चर राशि का, तो उस कंडीशन में भादकेश बनेगा 11वें घर का स्वामी। जैसे इस कुंडली में शुक्र बाधक ग्रह बनेगा। हाँ, इस कुंडली में शुक्र बाधक ग्रह हो गया। किसी या भी तो इसमें काम के अंदर समस्याएं आएंगी, रुकावट आएंगी, तो शुक्र इस कुंडली के लिए बाधक हो जाएगा। या इसमें कोई ग्रह बैठा हो वो भी नहीं, 11वें में। और 11वें का या स्वामी, स्वामी। स्वामी होगा। ओके। यदि लगन में स्थिर राशि है, स्थिर कौन सी है? दूसरी, 11वीं। 5वीं, 8वीं और 11वीं। वृष, वृश्चिक, सिंह और कुंभ। कुंभ। यदि लगन में स्थिर राशि आ जाए, उस स्थिति में बाधकेश 9वें घर का स्वामी होगा। उस स्थिति में बाधकेश 9वें घर का स्वामी होगा। यदि द्विस्वभाव राशि आ जाए लगन में, 3, 6, 9 और 12, 12। यदि लगन में
तीसरी, छठी, नौवीं या 12वीं, इनमें से कोई एक राशि आ जाए तो उस स्थिति में बाद केस सप्तम हाउस होगा, सप्तम हाउस का लॉर्ड होगा, सप्तमेश होगा। तो आप जब कुंडली देखते हैं, ये देखना कि काम के अंदर बाधाएं आ रही हैं, कोई भी काम बन नहीं रहा, चाहे नौकरी है, व्यापार है, कोई विदेश का है, कुछ भी काम बन रहा, तो हम लगन को चेक करेंगे कि वो लगन कौन सी राशि का है, चर का है, स्थिर का है, द्विज स्वभाव का है। यदि ये नियम पर्सन कुंडली में भी लागू हो बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल लगेगा। 80% नियम जन्म कुंडली के प्रश्न कुंडली में लगते हैं ओके। और प्रश्न कुंडली के जन्म कुंडली में लगते हैं। तो यदि आप जन्म कुंडली पढ़ना सीख जाते हैं तो प्रश्न कुंडली 80% आपको आ जाती है। कुछ सूत्र हैं जो थोड़े डिफरेंस है, उनसे अलग हैं। यदि कुंडली का चर लगन है तो चर लगन में जो 11वें घर का जो स्वामी होगा, जैसे मान लीजिए कुंडली, मान लीजिए कुंडली है किसी की, और लगन के अंदर एक अंक लिखा हुआ मेष है, मेष चर राशि होती है। बिल्कुल बिल्कुल। चर के मैंने बताया चर राशि होगी तो 11वें घर का स्वामी उस कुंडली के लिए बाधकेश हो जाएगा। यानी शनि बाधक है इसके लिए। शनि इसके लिए बाधकेश हो गया। और कोई कार्य नहीं बन रहा किसी प्रकार से, तो आप चेक करें उस समय जो अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, क्या वो शनि की है। अगर शनि की है तो आप शनि का उपाय वहां पर करवा सकते हैं। शनि का मंत्र जाप है, जो भी उपाय बनता है वहां पे आप करवा सकते हैं। जी। ऐसे ही स्थिर राशि के लिए जो 9वें घर का स्वामी है उसके लिए बाधकेश हो जाएगा। द्विस्वभाव जो राशियां हैं 3, 6, 9, 12 है, उनके लिए 7वें घर का जो स्वामी है वो बाधकेश हो जाएगा। यानी उनका उपाय करवाने से वो बाधा ठीक हो सकती बिल्कुल ठीक हो जाती है। और ऐसा भी है, देखो प्रश्न कुंडली के अंदर तो मतलब कि थोड़ा और आगे बढ़ा गया इस क्षेत्र में। जैसे थोड़ा मैं आपको देता हूँ हिंट, ठीक है, फिर इसको मैं है। आगे बाद में आपको लिखवाऊंगा उस अलग से, ठीक है। जी जी। जैसे चर लगन है, चर लगन में जो बाधकेश हुए वो शनि हुए, 11वें घर के स्वामी शनि हुए। तो शनि के स्वामी कौन हुए? यानी देवता मान शनि के हनुमान जी। जैसे मंगल के हनुमान जी, मंगल कार्तिकेय जी हैं, शनि के काली काली माता भी है, काली माता, काली ठीक है, माता भैरव। भैरव है। तो आप काली माता या भैरव के मंत्रों के से उनकी पूजा करवाएं, हवन करवाएं, तो काम ठीक हो जाएगा। सूर्य है, यदि ये सभी पे लागू होगा, ठीक है, राशि तो वही है, वही ग्रह हैं। सिर्फ हमने देखना है कि बाद के कौन सा हुआ, उसे देखना हमने। सूर्य है तो राम, सूर्य है तो राम, चंद्रमा है तो कृष्ण या माता पार्वती, मंगल हुए तो कार्तिकेय या हनुमान जी, बुध हुए तो माता गणेश महाराज। या भगवान नारायण, गुरु है भगवान विष्णु है, शुक्र है माँ लक्ष्मी, शनि है भैरव, केतु है गणेश जी है या माता चामुंडा है,
राहु है दुर्गा माता। राहु दुर्गा माता। आज मैंने आपको बता दिया कि उपाय किसके कैसे करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। 11वें घर के बता दिए और 9वें के बता दिए, 7वें के बता दिए। हाँ जी। सुनील जी, ये समझ में आया कि कैसे करना है? हाँ, आ गया जी। तो आपने केवल चेक करना है कि आपका लगन कौन सी राशि का है, चर राशि का है, स्थिर का है, द्विज स्वभाव का है। विश्वास आपने का जी। चेक किया कि लगन के अंदर 6 अंक लिखा हुआ है, यानी कि द्विज स्वभाव राशि जी। है। जी। तो द्विज स्वभाव राशि का मार्केश कौन बनेगा? सप्तम घर का सप्तम स्वामी। सप्तम घर का स्वामी जी। जी। तो सप्तम घर में जो राशि होगी उसका जो स्वामी हुआ, मान लो स्वामी मंगल हुआ, तो फिर हाँ जी। आपने भगवान कार्तिकेय की या मंगल की हनुमान की पूजा करवानी है। करवा लेना जी। ऐसे प्रश्न ज्योतिष में चलेगा ये। ओके सर। प्रश्न ज्योतिष और जो लगन कुंडली है, उनके 80% रूल मैच करते हैं। 20% कुछ ऐसे नियम है जो प्रश्न कुंडली के नियम या लगन कुंडली के नियम प्रश्न कुंडली में नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और अंतरदशाएं पढ़ने के लिए मैंने आपको सबसे पहले नियम बताया कि आप चेक करें कि कोई भी ग्रह अपने घर से कहां बैठा है। जैसे कुंडली में शुक्र जहां बैठे हुए, मैट्रिक लो रही है। इस कुंडली में शुक्र इनके 9वें भाव में है। शुक्र यहाँ पे सेकंड लॉर्ड हुए। क्या हुए? सेकंड लॉर्ड, दूसरे घर के स्वामी हुए। तो शुक्र की अंतरदशा आएगी। जब शुक्र की अंतरदशा आएगी तो उनको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र इनके दूसरे घर के स्वामी है और दूसरा घर हमारा धन का होता है, फाइनेंस का होता है। कहां से आएंगे? शुक्र 9वें हाउस में बैठा हुआ है, तो भाग्य से या कोई धर्म के कार्य से, उच्च शिक्षा से। ठीक है। लेकिन हमने ये भी देखना है कि शुक्र यहां पर अपने से अष्टम स्थान पे है। 7, 8 धन तो आएगा, लेकिन उस समय परिवार में कलह, आपस में झगड़े या गले में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि अष्टम हाउस क्या है? बीमारी का भी तो अष्टम हाउस। लेकिन अकेले शुक्र के बैठने से कुछ नहीं होगा, वो परेशान नहीं करेगा। अगर यहां पर साथ में केतु है या शनि है, इनमें से कोई भी एक है, यानी कोई पाप ग्रह साथ में बैठा है, फिर परेशानियां कह सकते हैं। केवल अपने से तीसरे, अपने से छठे, 8वें ग्रह में बैठे ग्रह को हम गलत प्रभाव देगा नहीं कह सकते। कब देगा? जब उनके साथ कोई पापी ग्रह बैठा हो। कुंडली के छठे, 8वें और 12वें घर में जो कोई ग्रह बैठता है, छठे, 8वें और 12वें घर में कोई ग्रह बैठता है, वो इतना बुरा नहीं करता जब तक वो किसी बुरे ग्रह से पीड़ित ना हो। अगर यहाँ पे बुध बैठा है या गुरु बैठे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे भी इसको बीमारियां होंगी, ये होगा, परेशानियां होंगी। लेकिन यदि वो शनि से, राहु से, केतु से पीड़ित है, दृष्टि है, साथ में बैठे हैं, तब परेशानियां हो सकती हैं। अगर शुभ ग्रह साथ में है तो वो शुभ फल ही देता है, ज्यादा बुरा फल नहीं देता।
तो कोई भी ग्रह जब बुरे ग्रह से पीड़ित होता है तभी उसके बुरे रिजल्ट आते हैं, अन्यथा वो बुरे रिजल्ट नहीं देता। एक नियम और लिख लीजिए। हाँ जी। अगर यहाँ बैठे ही बुरे ग्रह हो, मान लो छठे में राहु बैठा है, या केतु बैठा है, या शनि बैठा है, तो छठे फिर आठवें बारहवें। अब मैं उसी पे आ रहा हूं। एक नियम और लिखिए, तीसरे, छठे और 11वें, जी। आठवें, तीसरे, छठे और 8वें जी। घर के स्वामी यदि नीच हो, नीच राशि में बैठे हो, तीसरे, छठे, 8वें घर के स्वामी यदि अपनी नीच राशि में बैठे हो, जी। तो वो राजयोग कारक होते हैं। तो वो राजयोग कारक होते हैं। होते हैं। यदि तीसरे, छठे छठे और 8वें 8वें घर में, यदि तीसरे, छठे छठे और 8वें घर में कोई ग्रह नीच का होकर बैठा हो, कोई ग्रह नीच का जी। होकर बैठा हो, तो वह भी राजयोग कारक होता है। और अगर उच्च के बैठे हो जी, अगर इनमें उच्च के ग्रह बैठे हैं तो उतने ही मतलब कि अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। किस कंडीशन में बुरे होते हैं, किस में अच्छे होते हैं? जैसे सुनेंगे बार, थर्ड हाउस हमारी मेहनत का है, प्रयास का है। यदि थर्ड हाउस में कोई ग्रह पापी ग्रह बैठा है, मंगल है, सूर्य है, शनि है, राहु है, केतु है, तो ये व्यक्ति से बहुत मेहनत करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जिनमें संघर्ष बहुत होता है, क्योंकि वो सामने से किसको देख रहे हैं? थर्ड हाउस में बैठकर वो सामने से नवम हाउस को देख रहे हैं अपनी सात्विक दृष्टि से। नवम भाव किस चीज का है? भाग्य का है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने भाग्य की जागृति के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। लेकिन प्रयास करना बुरी बात नहीं है। यदि व्यक्ति को ऊंचाइयों पर जाना है, एक अच्छी सफलता प्राप्त करनी है, तो कौन करेगा? जो अच्छी मेहनत करेगा। किसी व्यक्ति को कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो सेफ जोन में रहना ही पसंद करता है। जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन क्या करते हैं? वो मेहनत करते हैं, वो परिश्रम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं अपने अंपायर को और बड़ा करने के लिए। तो उनके थर्ड हाउस में बुरे ग्रह होने जरूरी है। अगर शुभ ग्रह होंगे तो इतनी मेहनत करेंगे ही नहीं वो। एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी के थर्ड हाउस में यदि बुरे ग्रह होंगे, करूर ग्रह होंगे, तो क्या करेगा? तो इतनी ही मेहनत करेगा। क्रूर ग्रह व्यक्ति से मेहनत करवाते हैं, परिश्रम करवाते हैं, उसको जीतने का जज्बा देते हैं। वो हार कर भी फिर कोशिश करेगा, हार कर भी फिर कोशिश करेगा। और शुभ ग्रह अपने शांति से अपना जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते हैं। छठे घर में यदि छठे घर का स्वामी उच्च का हुआ, यदि छठे घर का स्वामी उच्च का हुआ, तो उसके दो बेनिफिट हैं, दो नुकसान भी है। छठा घर कंपटीशन का है। ऐसा व्यक्ति बड़े से बड़ा कंपटीशन पास कर सकता है, बड़े से बड़े टेस्ट को पास कर सकता है, क्योंकि छठा घर कंपटीशन का है। अब उसका स्वामी उच्च का हो गया,
और शक्तिशाली हो गया तो कंपटीशन को और पास करेगा, वो और मेहनत करेगा। लेकिन साथ साथ छठा अगर बीमारियों का भी है, यदि कंपटीशन कर सकते हो साथ साथ बीमारियां मजबूत हो जाती है। तो इसीलिए तीसरे छठे का जो स्वामी होगा यदि उच्च का है, ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, सेल्फ मेड होता है। लेकिन संघर्ष होता है जीवन में। छठे घर का स्वामी यदि 10th हाउस में हो, 10वें घर में, छठे घर का स्वामी 10वें घर में उच्च का होकर बैठा हो, ऐसा व्यक्ति आईपीएस, यूपीएससी, आईएएस की परीक्षा पास करने में सक्षम होता है। वो बड़े बड़े कंपटीशन को पास कर देता है। लेकिन छठा भाव बीमारी का भी है, बीमारियां बड़ी हो सकती हैं, बीमारी से बीमार भी रह सकता है। कुंडली के 12 भाव में कोई भी भाव है, उसके अंदर गुण भी है और अवगुण भी है। यदि 7वां हाउस आपको वैवाहिक जीवन देता, आपकी शादी करवाता है, तो वैवाहिक जीवन में झगड़े भी 7वां हाउस ही करवाता है। कुंडली का सीधा सा हिसाब है, एक हाथ लेता है, एक हाथ देता है। हम देखते भी हैं कि व्यक्ति के जीवन में पैसा आ रहा है, लेकिन एक साइड परेशानियां भी बढ़ रही हैं। कोई मानसिक परेशानी है, कोई शारीरिक परेशानी है, या आपसी तालमेल नहीं है। इसी प्रकार कुंडली के जो 12 भाव हैं, वो हमें एक हाथ देते हैं, एक हाथ लेते हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि जिसके पास पैसा हो जाता है वो आपस के संबंध छोड़ देता है। उसका कारण क्या है? वो कुंडली है। वो कैसे? सेकंड हाउस हमारे धन का होता है। सेकंड हाउस हमारे धन का होता है। और जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है, बातचीत का होता है, आपस में मेल जोल का होता है। जो लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे मोबाइल से कर, चाहे आमने सामने बैठकर कर रहे हैं, वो थर्ड हाउस है। यदि सेकंड हाउस मजबूत हो जाएगा, सेकंड हाउस मजबूत कब होगा? जब व्यक्ति के पास धन होगा। तो सेकंड हाउस थर्ड हाउस का क्या 12वां है? थर्ड हाउस से 12वां है सेकंड हाउस। 12वां घर क्या होता है? व्यय का होता है, लॉस का होता है। तो जैसे ही 12वां घर मजबूत, सेकंड हाउस मजबूत होगा, तो थर्ड हाउस का लॉस हो जाएगा। थर्ड हाउस क्या है? कम्युनिकेशन। बंधु कारक। तो लोगों से कम्युनिकेशन वो कम करने लग जाता है, बातचीत कम करना शुरू हो जाता है। इसीलिए कुंडली में कोई भी ग्रह ना अच्छा है ना बुरा है, कोई घर ना अच्छा है ना बुरा है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको अलाइन कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ अंतरदशाओं पर।
देखिए, एक कुंडली है जो ब्लाइंड है, बच्चा है, अंधा है। अब कुंडली के अंदर ऐसे कौन से योग हैं जो बच्चे को मतलब कि आंखों का सुख नहीं मिला? कुछ योग होते हैं कुंडली में। पहले ध्यान रखें कि चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य आंखों के कारक होते हैं। चंद्रमा और सूर्य, जी। और सेकंड हाउस और 12th हाउस, 12वां घर। अब इनके सेकंड हाउस में केतु और शनि है। शुक्र है जो वो सूर्य से पीड़ित है, 9वें जी। हाउस में। और भी योग होते हैं कुंडली में, आपको लिखा हुआ है किस कौन कौन से योग होते हैं जिससे मतलब कि बच्चा बहरा होता है, गूंगा होता है, आंखों से दिखने में कमी होती है। कुंडली में योग होते हैं। एक, जब हमारा जन्म होता है तो जो कुंडली देखते हैं तो उसमें एक होता है कि जो दशा या अंतर दशा होती है। अच्छा, सबसे पहले जब जन्म होता है ना, जी। जन्म के समय कौन से ग्रह की अंतर्दशा आएगी, दशा आएगी? जन्म के समय, अब किसी बच्चे का जन्म हुआ तो सबसे जी। पहले दशा किसकी आएगी? कौन से ग्रह की सबसे पहले दशा आएगी? राहु की तो नहीं आती, नहीं। या जब भी बच्चे का जन्म होता है, किसी का जन्म होता है, तो सबसे पहले दशा किसकी आएगी? सबसे पहले दशा उस ग्रह की आएगी उस समय। क्योंकि जैसे मान ले, इस समय जो कुंडली बनाएंगे वो क्या हुई? वो गोचर कुंडली हुई, प्रश्न कुंडली हुई, ठीक है ना? बिल्कुल। तो इस समय जिसके बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय की प्रश्न कुंडली हुई, गोचर कुंडली हुई, ठीक है? हम्म। तो उस मान ले बच्चे का जन्म आज हुआ सुबह 8:50 पर। हम्म। तो सुबह 8:50 पर आज के दिन चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है? चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन सा है? चंद्रमा कौन से नक्षत्र, हमारे चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी के स्वामी केतु हुए। हम्म। तो जन्म के समय सबसे पहली दशा केतु की आएगी। अच्छा। जन्म समय चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में चल रहे हैं, उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है, सबसे पहली दशा उसकी आरंभ होगी। जी। ठीक है। हाँ जी। और हम देखते हैं कि दशा भोग्य, जैसे केतु की हम्म। 6 साल की है, हम्म। ये आपको 7 साल की है। केतु की दशा हम्म। 7 साल की है। हम्म। ये आप लिख लेंगे एक बार, कौन सी दशा कितने वर्ष की है, एक सीरीज वाइज। केतु 7 साल, शुक्र जी। 20,
20 वर्ष। जी सूर्य 6 वर्ष। जी चंद्रमा 10 वर्ष। जी मंगल 7 वर्ष। जी। राहु 18 वर्ष। तो और लंबा गुरु पूरा। गुरु 16 वर्ष। ये सीरीज होती है। इसी जी प्रकार चलती हैं दशाएं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले दशा शुक्र की आई, तो शुक्र के बाद फिर सूर्य की आएगी, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की, फिर राहु की, फिर गुरु की, फिर घूम के ऊपर से केतु की। बुध की नहीं आंदी। अब सूर्य के बाद जैसे मान लीजिए शुक्र की आई, हाँ जी। बुध की, हाँ हाँ, शनि लिखो, उसके बाद लिखो शनि, गुरु के बाद शनि, गुरु के बाद जी। गुरु के बाद शनि। हाँ जी। शनि की जी। इसमें शनि का लिखा हुआ है 18 वर्ष। 18 नहीं है भाई, 19 वर्ष। 19 वर्ष। 19 जी। और बुद्ध की है 17 वर्ष, समझे, 17 है। 17 जी। केतु को ले हो ज्यादा, यूं राहु को ले हो जी ज्यादा, 18 तो। ठीक है। केतु के हाँ भी जी सर। एक वर्ष कम है, लिखवाइए केतु की आप। केतु की लिखाई है 7 17 वर्ष वर्ष देखिए। होती है। केतु 17 सबसे वर्ष पहले होती है। 7 साल जी, 7 साल जी। 7 वर्ष सबसे पहले अच्छा। केतु की है। फिर शुक्र की है, सूर्य, चंद्रमा, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, गुरु, शनि और शनि, बुध। बुध जी। जब आप कुंडली देखते हैं तो उसमें लिखा होता है दशा भोग्य। हम्म, 5 साल 2 महीने 4 दिन लिखा होता है ना कुंडली में। हम्म, तो क्या है कि इसने, जैसे मान लीजिए केतु की महादशा है, जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय लिखा होता है दशा भोग्य 5 साल 2 महीने 4 दिन। हम्म, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने इस जन्म में आने से पहले 5 साल 2 महीने 4 दिन पूर्व जन्म में इस ग्रह की दशा भोग ली है। ली। एक बार मेरे ऐसे विचार आया भाई, मतलब कि मुझे लिखा होता है भाई दशा भोग्य, तो जन्म तो उसका बच्चे का अब हुआ, उसने भोग कहाँ से ली वो, जी। उसने भोग कहाँ से ली, इसका क्या अर्थ है। देखो मैं हो सकता है गलत हूं, मैंने कह रहा, लेकिन मेरी सोच है ऐसा, यदि किसी बच्चे का अब जन्म हुआ और जन्म के समय उनकी शुक्र की महादशा है, और उस शुक्र की महादशा में से 5 साल 4 दिन, 2 महीने 4 दिन कुछ ऐसा भोग लिए हैं पूर्व जन्म में, अब उनके रहते हैं 15 साल 14 साल, ठीक है। तो यदि कि 5 साल पूर्व जन्म में उसने भोगे और उसकी मृत्यु हो गई, वो शुक्र की पूरी दशा नहीं भोग पाया, तो 5 साल तो हम चेक करेंगे कि शुक्र है जो वर्तमान कुंडली में कहाँ बैठा है। शुक्र वर्तमान कुंडली में कहाँ है, किन घरों का स्वामी है। तो उसके 2-3 पहलू हो सकते हैं। जिन घरों का वो स्वामी है, या तो उन घरों से संबंधित उसकी इच्छाएं रह गई हैं, या फिर उन घर से संबंधित कुछ ने ऐसा कर्म किया है जो उसको भुगतना पड़ा, या फिर उनके कारण उन घरों से संबंधित उसकी मृत्यु हुई है। ये तो एक्सीडेंट से हुई है,
या कोई फांसी खाने से, या कोई जहर से, हार्ट अटैक से, तो उसका पता लगाया जा सकता है, मतलब कि उसका ऐसी मृत्यु उसकी ऐसी हुई होगी। जैसे जैसे कुंडली है, इस कुंडली में इनका जो जन्म हुआ, इनका जो जन्म है 14 अगस्त 2019 को है। हाँ जी सुनील जी, हाँ जी सर। लिखिए 14 अगस्त 2019। 14 अगस्त 2019 को जन्म हुआ इस बच्चे का। 2019 जी। ठीक है। और जिस जी। समय का जन्म हुआ, दशा किनकी रही थी? चंद्रमा की महादशा है। 14 अगस्त 2019, हाँ जी। यानी कि अगस्त 8वां महीना, गुरु की अंतर्दशा है। गुरु की अंतर्दशा है। जी। तो चंद्रमा की दशा है 10 साल की। हाँ जी। ठीक है। 14 अगस्त 2019, यानी कि 19 में जन्म हुआ इसका, और 2016 से जी। दो 20/8/2016 से शुरू हो चुकी है चंद्रमा की महादशा। ठीक है। जी। 19 में से 16 गई, 3, जी। यानी कि 3 साल और 20 तारीख 8वां महीना को शुरू हो चुकी थी। 14 जन्म हुआ इसका। जी। ठीक है। यानी कि 3 साल ये चंद्रमा की दशा पूर्व जन्म में ले चुका दो है। बच्चों का। चंद्रमा कहाँ है इनका? तीसरा भाव। तीसरे घर में है। अष्टम से अष्टम है। अष्टम से अष्टम। अष्टम यानी कि आयु का हुआ, मृत्यु का हुआ। अष्टम भाव मृत्यु का है। अष्टम से अष्टम आयु का है। इनके ऊपर दृष्टि किनकी है? सूर्य की है, शुक्र की है। ठीक है। सूर्य 9वें भाव में, शुक्र 9वें भाव में, और शनि वक्री है। जी। शनि इनका वक्री है। यानी कि जब इनका पूर्व जन्म में जब इनकी मतलब की जब मृत्यु हुई इनकी, तो मृत्यु में इनके जो मृत्यु का कारण है, वो या तो कोई वाहन से मृत्यु हुई है, क्योंकि शुक्र वाहन का कारक है। शुक्र वाहन का कारक है। सूर्य और बुध और चंद्रमा साथ में है। एक में वैसे सही है, ठीक है, मैं अंदाजा होता हूँ ऐसा मतलब कि कुछ, क्योंकि पूर्व जन्म में जो दशा वो भोग के आया है, उन घरों को की छोड़कर आगे घर में वो एंटर हुआ है। यानी कि वो दशा भूत चुका है जी। चंद्रमा की महादशा है, तो चंद्रमा किन घरों को लेके चल रहा है, उन घरों से संबंधित कुछ उसके जीवन पूर्व जन्म में हुआ है उस समय, उसके मरने से कुछ समय से पहले, उसके मरने से 3 साल पहले। तो ऐसा कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे, तो एक थोड़ा मैंने एग्जांपल दिया है, आगे डिटेल में बात करेंगे कैसे मतलब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम देख सकते हैं। जी। ठीक है, तो मतलब कि एक एग्जांपल है, वैसा हो सकता है।
आगे है इसमें कल हम बात करेंगे कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग। गवर्नमेंट जॉब हम कैसे देख सकते हैं, स्थायी जी अस्थायी, परमानेंट या टेम्परेरी। जी तो कल उसके बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट जॉब के बारे में, और कौन व्यक्ति जॉब के लिए बना है और कौन व्यक्ति हम्म, व्यापार के लिए बना है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर व्यापार में चले आते हैं, हाँ जी हाँ जी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर उसमें पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। हाँ कल हम बात करेंगे कि कुंडली के अंदर पॉलिटिक्स योग किन ग्रहों से बनते हैं, राजनीति के योग किन ग्रहों से बनते हैं, वो घर कौन से और ग्रह कौन से हैं जिससे ऐसे योग बनते हैं। तो कल कल तो नहीं है, सोमवार, आज शुक्रवार है ना, सोमवार को जी बात करें। ठीक है, सोमवार को हम विदेश योग, गवर्नमेंट जॉब के योग और पॉलिटिक्स के योग, जी इन पे बात करेंगे कि कुंडली के अंदर एक राजनीति के योग कैसे बनते हैं, विदेश योग कैसे बनते हैं और गवर्नमेंट जी नौकरी के योग कैसे बनते हैं। जी तो इस विषय में मंडे को बात करेंगे। जी ठीक है, जी आज के लिए इतना ही काफी है। और कल को, परसों को, संडे को क्लास रहेगी हमारी वास्तु की। हाँ जी, हाँ संडे जी। को क्लास रहेगी वास्तु की, कल को नहीं रहेगी, संडे को रहेगी। संडे को टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगा देंगे, 15-20 मिनट। बेसिक एंड एडवांस वास्तु। ठीक है जी, समय हो गया है इनका भी अब।